वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री प्लस टू के चैप्टर्स की वे क्विक रिविजन्स जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम जेईई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। और आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद हो सके। तो आज हम करेंगे सॉलिड स्टेट की वह क्विक रिवीजन। इसके बाद ऐसे ही सभी चैप्टर्स की रिवीजन हो जाएगी ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से वह कर सकें। तो और चैप्टर्स की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं इसे। सॉलिड्स की दो टाइप्स होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनमें एटम्स का और उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। एंड अमोर्फस सॉलिड वो होते हैं जिनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं होता और उनमें अरेंजमेंट होता है इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ज्योमेट्री एक डेफिनेट होती है, उनकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बट अमोर्फस सॉलिड की ज्योमेट्री में कोई भी डेफिनेट ऑर्डर्ड नहीं होता एंड उनकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट भी नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रॉपर्टी शो होती है एन आइसोट्रोपिक एंड अमोर्फस सॉलिड में शो होती है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक क्या होता है कि आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शन, मतलब इसमें रैंडम अरेंजमेंट होता है, इसलिए हर एक डायरेक्शन में कोई भी प्रॉपर्टी की अगर आप वैल्यू सोल्व करते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो उसकी वैल्यू सेम होंगी बिकॉज इसमें रैंडम अरेंजमेंट है। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी प्रॉपर्टीज़ की, इसे हम कहते हैं एन आइसोट्रोपिक। इसके बाद हम इस चैप्टर में सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ही डील करेंगे। आप इनकी कुछ एग्जांपल्स भी याद रख सकते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज, डायमंड, आइस एंड अमोर्फस में ग्लास एंड प्लास्टिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स। सो मोलिकुलर सॉलिड्स, उसके बाद आएंगे इसमें आयनिक सॉलिड्स एंड लास्ट में होंगे मेटेलिक सॉलिड्स एंड कोवलेंट सॉलिड्स। सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो द फर्स्ट वन इज़ द मोलिकुलर सॉलिड्स। इसमें होते हैं नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें सिर्फ डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, हंडन फोर्सेस होती हैं, जैसे कि सॉलिड हीलियम, सॉलिड हाइड्रोजन एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड पोलर वो होते हैं जिनमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होती हैं, जैसे कि सॉलिड HCl एंड सॉलिड SO2। एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई होती है, जैसे कि आइस। तो ये थे मोलिकुलर सॉलिड्स। इसके बाद आते हैं आयनिक सॉलिड, जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं, जिनमें के कूलम फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इनकी एग्जांपल्स है KCl, NaCl, CuSO4 जैसे सभी साल्ट। थर्ड टाइप इज़ द मेटेलिक सॉलिड्स, जिनमें के हमारे सभी मेटल्स आ जाते हैं, जिनमें के CO फ्री इलेक्ट्रॉन्स में पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव वह कर्नल्स होते हैं। इनमें मेटेलिक बॉन्डिंग हुई होती है, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, एल्यूमिनियम है। लास्ट टाइप इज़ द कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट बॉन्डिंग इनमें हुई होती है, जैसे कि SiO2, डायमंड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इनके बाद हम अमोर्फस सॉलिड्स को एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज़ द सीडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ये क्या होते हैं कि अमोर्फस सॉलिड्स में फ़्लो होने की टेंडेंसी होती है, इसलिए उन्हें हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स, जैसे कि ग्लास होता है जो कि फ़्लो कर सकता है। सॉलिड्स को जब हम 3 डिमेंशंस में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि सॉलिड में हर एक एटम के हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एज ए पॉइंट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज ए स्फीयर उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस पूरे अरेंजमेंट को, 3 डिमेंशनल अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो टोटल हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है, जैसे कि क्यूबिक होता है, मोनोक्लिनिक होता है, इसमें हेक्सागोनल होता है, वो सभी इसमें 7 क्रिस्टल सिस्टम है। उनमें जो डिफरेंट हमारे पास क्रिस्टल की लैटिसेस बनती हैं वो बनती हैं 14 टाइप्स की, जिन्हें हम कहते हैं ब्रेवियस लैटिसेस। नाउ
इन क्रिस्टल लैटिस में जो सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है, जिस यूनिट को अगर हम रिपीट करें तो पूरा क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो सकता है, उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की स्टडी ही इस चैप्टर में हमारी मेन होगी। तो यूनिट सेल के बीच जैसे कि हमारे पास ये है क्यूबिक यूनिट सेल एंड दिस इज़ द मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। क्यूबिक में सभी साइड्स इक्वल हैं एंड सभी एंगल भी 90 डिग्री के हैं। तो क्यूबिक की ही हमारी मेन स्टडी है। तो क्यूबिक की मेन टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक, दूसरा है बॉडी सेंटर एंड थर्ड है फेस सेंटर। इसमें क्या होता है कि सिर्फ कॉर्नर्स पर ही एटम्स होते हैं। तो अगर हम एक एटम को देखें तो एक एटम 8 ऐसे यूनिट सेल्स में शेयर होता है। तो इसका पार्ट सिर्फ 1/8 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाते हैं 1। एंड रेडियस ऑफ एटम एंड जो यहाँ पर क्यूब का एज होगा ए, उन दोनों में रिलेशन क्या होगा? R इज़ इक्वल टू A/2। इसके बाद आ जाता है बॉडी सेंटर। इसमें ये जो कॉर्नर एटम्स तो होंगे ही एंड इसके साथ में एक एटम बॉडी के बीच होगा। यहाँ पर टोटल एटम्स होंगे 2 एंड रेडियस एंड ए में रिलेशन होगा R इज़ इक्वल टू √3/4A। एंड थर्ड टाइप इज़ द फेस सेंटर। इसमें क्या होता है कि कॉर्नर्स के साथ साथ सभी के 6 फेसेस पर भी एक एक एटम जरूर पड़ा होगा। टोटल एटम्स हो जाते हैं 4 एंड R एंड A में रिलेशन बन जाता है R इज़ इक्वल्स टू A/2√2। तो ये इसमें रिलेशन बन जाता है। तो जब हम इन स्फीयर्स की क्लोज पैकिंग करते हैं तो उनमें जो वॉइड्स रह जाते हैं, एम्प्टी स्पेसिस रह जाती हैं, उनकी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहला होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, जो कि 4 स्फीयर्स के अमंग एम्प्टी स्पेस है, उसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। एंड द सेकंड वन इज़ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो कि है हमारे पास एम्प्टी स्पेस अमंग द 6 स्फीयर। वो एक ऑक्टाहेड्रल की शेप बना लेता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि अगर हमारे यूनिट सेल में टोटल n स्फीयर्स हैं तो उसके लिए 2n होंगे वहाँ पर, वे 2n होंगे वहाँ पर वे टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड वहाँ पर n होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो जितने स्फीयर होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड उससे 2 टाइम्स होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। नाउ एक स्फीयर को जितने स्फीयर्स वह टच करते हैं वो उसका बन जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। HCP एंड CCP अरेंजमेंट में इसकी वैल्यू होती है 12। तो हमारे पास कुछ स्पेशल वे टाइप्स की स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर को याद रखना है। जैसे कि NaCl है, इसमें Na एंड Cl दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। इसके बाद है सीजियम क्लोराइड, इसमें भी दोनों का होता है 8। जिंक सल्फाइड में दोनों का 4 होता है। बट CaF2 में क्या होता है कि Ca का Ca2 पॉजिटिव का होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 एंड F का होता है 4। मतलब कि एक Ca के आसपास 8 F एटम्स होते हैं, एक F के आसपास 4 होते हैं Ca2 पॉजिटिव एटम्स। तो अब क्या है कि जो इनमें वॉइड्स होते हैं वहाँ पर हम वह कटाइंस को रख सकते हैं जिनका साइज़ छोटा होता है। एंड जो मेन इसमें क्रिस्टल है, यह क्रिस्टल का अरेंजमेंट होता है, वहाँ पर हम वह अनायंस को रखते हैं। तो इन दोनों का रेडियस रेशो ही हमें ये बताता है कि उन वॉइड्स में हम यह कटाइंस को रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो उसे हम कहते हैं रेडियस रेशो, दैट इज़ रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय अनायन। इनकी वैल्यूज़ को आपको याद रखना है कि अगर इसकी वैल्यू आती है 0.225 से लेकर 0.414 से, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा 4 एंड ये अरेंजमेंट बनेगा टेट्राहेड्रल। फॉर एग्जांपल ZnS, तो ZnS में यही अरेंजमेंट होता है, 4 बन जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर वैल्यू आती है 0.414 से 0.732 तो ये बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल, जैसे कि NaCl में होता है। अगर आती है 0.732 से लेकर 1 तक तो इसका यह कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाता है 8, जो तो ये बन जाती है क्यूबिक। इसकी हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी सीजियम क्लोराइड। इसके बाद है कि अब हम जो भी हमने अब तक स्टडी किया है उसके साथ आप फार्मूला ऑफ कंपाउंड सोल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला ऑफ कंपाउंड इसमें कैसे बनेगा कि फॉर एग्जांपल ए कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स M एंड N। द एलिमेंट N फॉर्म्स ए CCP अरेंजमेंट एंड M एटम ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो एक N है जिसने कि CCP अरेंजमेंट बनाया है, दूसरा M है जिसने कि 1/3 वह टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया है। अगर हमारे पास N एटम होंगे तो 2N होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो एक एटम के लिए फॉर 1 एटम देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, पर M एटम्स ने यूज़ किए हैं 1/3, तो 2/3 हो गए M एटम्स। तो हमारे पास कंपाउंड का फार्मूला क्या बन जाएगा, M 2/3 एंड N है सिर्फ 1,
तो यह 3 इससे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फार्मूला बन जाएगा यह M2N3। तो ऐसे आप किसी भी कंपाउंड का फार्मूला सोल्व कर सकते हैं। ऐसी आप और कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी बुक में से सोल्व कर देखें, तो इसके साथ आपकी इसकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। पैकिंग एफिशिएंसी इज़ वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्फीयर्स इन यूनिट सेल, जितने भी यूनिट सेल में स्फीयर्स आए हैं, डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अगर आप क्यूबिक के लिए सोल्व कर सकते हैं, इनटू 100। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है और साथ में ये वैल्यूज़ को याद रखना है कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक तो उसमें पैकिंग एफिशिएंसी होगी 52.4। अगर हम यूज़ कर रहे हैं सीसीपी और एचसीपी उसमें बन जाएगी 74% एंड बीसीसी में होगी 68%। तो सबसे एफिशिएंट है सीसीपी और एचसीपी अरेंजमेंट। तो इसके बाद हम इसमें इसकी डेंसिटी सोल्व कर सकते हैं। सो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पर हर साल न्यूमेरिकल ज़रूर आता है आपको एग्ज़ाम में, तो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज़ इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन नोट। Z यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, जैसे कि BCC के लिए होगा 2, FCC के लिए 4 एंड सिंपल क्यूबिक के लिए 1। M इज़ द मोलर मास, एटॉमिक मास, एंड A इज़ द एज ऑफ द यूनिट सेल एंड N नोड इज़ द एवोगैड्रो नंबर, दैट इज़ इट्स वैल्यू इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके साथ हम एक एग्जांपल को सोल्व कर देखते हैं, तो जिससे आपको ये न्यूमेरिकल्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो हमारे पास एग्जांपल है कि द कंपाउंड कॉपर क्लोराइड हैज़ FCC स्ट्रक्चर। तो FCC है, Z की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 4, लाइक ZnS। इट्स डेंसिटी इज़ 3.4। तो हमें डेंसिटी इसमें दी हुई है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द यूनिट सेल, तो हमें A की वैल्यू को सोल्व करना है। तो FCC है, Z की वैल्यू बन जाएगी 4, A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, रो इज़ 3.4। तो मास ऑफ कॉपर क्लोराइड हम M की जगह पर सोल्व कर रहे हैं। कॉपर का मास होता है 63.5 एंड Cl का मास होता है 35.5, सो टोटल बन जाएगा 99। सो फॉर्मूला क्या है, रो इज़ इक्वल टू मीन्स दैट डेंसिटी इज़ इक्वल टू Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन नोड। तो यहाँ पर आप सभी वैल्यूज़ को सोल्व आउट यूज़ करें और ए क्यूब को हम एक साइड पर यूज़ कर लेंगे। तो इसको पूरे को सोल्व करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन रही है ए क्यूब की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो यहाँ से आपको ए को सोल्व करना है, उसके लिए आपको क्यूब रूट सोल्व करना है। तो एक बात आपको ध्यान में रख लेनी है कि पेपर में आपको एक कैलकुलेटर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, और वैसे भी अगर अलाउड भी होगा अगर किसी स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उसमें क्यूब रूट का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर क्यूब रूट को लॉग और एंटी लॉग की हेल्प से सोल्व करना होगा। तो पहले हम यहाँ पर 1/3 पावर्स को यूज़ कर लेते हैं। इसकी अगर करेंगे 1/3 पावर तो रह जाएगा 8। यहाँ पर आपको पहले यूज़ करना है लॉग, फिर यूज़ करना है एंटी लॉग। पहले आप इसे सोल्व करें और उसके बाद एंटी लॉग की वैल्यू को सोल्व कर लें, तो वहाँ से आपको ए की वैल्यू सोल्व आउट होकर मिल जाएगी 5.78 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 578 पिकोमीटर। इसके बाद है हमारे पास टॉपिक ऑफ इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। तो न्यूमेरिकल पार्ट इसका हो चुका है, अब सिर्फ इसका थ्योरी पार्ट रह जाएगा। इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स क्या होती हैं कि सॉलिड में अगर कोई डिसऑर्डर आया है या फिर डिफेक्ट आया है और जहाँ पर उसका कोई भी कंस्टिट्यूएंट वे पार्टिकल अपनी जगह से दूर यह जा चुका है, तो वो उसमें एक डिफेक्ट आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं इम्परफेक्शंस। ये 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले होती है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इसमें ठीक नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड्स में से फ्री हो जाते हैं, तो वहाँ पर होल्स बन जाते हैं एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं बाय N एंड होल्स को करते हैं बाय P। तो ये होती हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, होल्स को फॉर्म कर देते हैं। दूसरी टाइप है इसमें पॉइंट डिफेक्ट। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहला है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या है कि कोई एटम या फिर कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी जगह को छोड़कर इसके यह कहीं और आ जाएगा और उसकी जगह पर वहाँ पर वैकेंसी रह जाएगी, तो वो बन जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होते हैं कि जो इसमें इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते हैं, वहाँ पर कोई न्यू एटम या फिर कोई एटम अपनी जगह से दूर होकर वहाँ पर आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो ये दोनों इसकी टाइप्स हैं। तो अब हम इनके बारे में कुछ और एक्सप्लेन करते हैं।
तो ए पॉइंट डिफेक्ट्स को आगे हम डिवाइड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ द पॉइंट डिफेक्ट इन स्टिशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स, तो एंड सेकेंड इज़ द नॉन स्टिशियोमेट्रिक क्रिस्टल एंड द थर्ड इज़ द इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। स्टिशियोमेट्रिक क्रिस्टल क्या होता है कि जिसमें डिफेक्ट आने के बाद भी कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज बिल्कुल नहीं होता, मतलब कि एक कटायन और अनायन का रेशो उसमें फिर भी सेम रहता है कि अगर कोई कटायन में डिफेक्ट है तो अनायन में भी सेम होगा। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ऐसे ही नॉन स्टिशियोमेट्रिक में होता है कि कंपाउंड का फार्मूला चेंज हो जाता है। इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं। सबसे पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब कि इसमें कटायन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, एंड सेकंड है मेटल डेफिशिएंट, इसमें अनायन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, मेटल एक्सेस में है अनायन वैकेंसीज, अनायन अपनी जगह से मिसिंग होगा या फिर एक्सेस वे कटायन आ जाएगा, एंड दूसरी है यहाँ पर वे कटायन वैकेंसीज और एक्स्ट्रा अनायन। तो ये सभी हम टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट को। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि एटम्स और आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट्स। एटम्स और आयंस जो होते हैं उसमें वो अपनी साइट्स में से मिसिंग होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से एक ए पॉजिटिव, मतलब कि वह कटायन मिसिंग है तो यहाँ पर बन जाएगी कटायन वैकेंसी, यहाँ पर अनायन मिसिंग है तो यहाँ पर बन जाएगी अनायन वैकेंसी। दोनों में सेम ही डिफेक्ट्स होंगे, मतलब कि जो हमारा कंपाउंड होगा उसमें रेशोज़ बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, कंपाउंड का फार्मूला सेम रहेगा। एंड जो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट्स एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट्स। अपनी नॉर्मल साइट से मिसिंग होकर वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं। यहाँ से ए पॉजिटिव एक कटायन मिस हुआ और कटायन का साइज़ छोटा होता है, इसलिए वो यहाँ पर वॉइड में आ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा। तो शॉर्टकी डिफेक्ट शो होने के लिए आपको कंडीशंस को याद रखना है। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, एंड आयंस का साइज़ इसमें सेम होना चाहिए, दोनों का सेम टू सेम साइज़ होना चाहिए, एंड हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ये शो होता है फॉर एग्जांपल NaCl में, KCl में, KBr में, और इसके साथ डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। एंड फ्रैंकल में क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए, एंड अनायंस आर लार्जर दैन कटायंस, ताजो कटायन इंटरस्टिशियल साइट में जा सके। एंड इसमें एग्जांपल है AgCl, ZnS, और इसमें डेंसिटी सेम रहती है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। ऐसे आपको शॉर्ट आंसर्स इसमें से आ सकते हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद है इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं डिफेक्ट्स इन द नॉन स्टिशियोमेट्रिक क्रिस्टल, जिनमें रेशो चेंज हो जाएंगे और फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर हमारे पास आइडल आयरन ऑक्साइड हो तो FeO फॉर्मूला होता है, बट उसमें नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो वो बन जाता है आयरन, इसमें 0.93 से लेकर 0.96 तक इसका रेशो रह जाता है। तो इसकी दो टाइप्स थी। तो इसमें सबसे पहले है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तो यह कटायंस इसमें ज़्यादा हो जाएंगे। इसके लिए क्या है कि एक तो हो सकता है कि अनायन की वैकेंसी हो जाए, तो अनायन इसमें से मिस हो जाए। जब इसमें से अनायन मिस होगा बट वो अपना इलेक्ट्रॉन वहीं पर छोड़ जाएगा, अपनी प्लेस पर अपना इलेक्ट्रॉन वहीं पर रिमेनिंग रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो वहाँ पर रह जाता है उन्हें हम कहते हैं F सेंटर्स। तो F सेंटर में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जिसकी वजह से इन क्रिस्टल्स में डिफरेंट वे कलर्स शो होते हैं। जैसे कि NaCl येलो होता है, वे KCl वॉयलेट कलर शो करता है, एंड LiCl हमारे पास पिंक शो करता है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके वे कलर क्यों शो होते हैं, ड्यू टू F सेंटर्स। F सेंटर का मतलब कि जब इसमें अनायन वैकेंसी होती है बट इलेक्ट्रॉन वहीं पर ही रह जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द टाइप, इसमें है एक्सेस कटायंस, कोई एक्स्ट्रा वह कटायन इसमें एंटर हो जाता है। एक्सेस वह कटायन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर A पॉजिटिव एक कटायन फालतू आ गया है, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए पूरे को इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी वह कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर देता है एंड इसको वह कलर्ड वह कंपाउंड भी बना देता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड को अगर हम इसमें हीट करते हैं तो जिंक 2 पॉजिटिव यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाता है, एंड साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम जनरली N टाइप सेमीकंडक्टर्स की, जैसे
भी यह कह सकते हैं, बिकॉज इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो सेकंड था इसमें मेटल डेफिशिएंट, मतलब कि मेटल इसमें डिक्रीज़ होगा, कटायन डिक्रीज़ होंगे। तो सबसे पहले हो सकती हैं कटायन वैकेंसीज। यहाँ से ए पॉजिटिव आयन हमारे पास हो चुका है मिस, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए किसी दूसरे ए पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये एग्जांपल हो जाती है कटायन वैकेंसी की। इसकी एग्जांपल है FeS, जिसे हम कहते हैं आयरन में पायराइड्स। आयरन में पायराइड्स में क्या होता है कि Fe2 पॉजिटिव इसमें से हो जाता है मिस, तो 2 चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव फॉर्म हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव आपस में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करते हैं, जिसके साथ कि इस आयरन पायराइड में वह चमक आ जाती है। तो इन्हें हम कहते हैं, आयरन पायराइड को फूल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद क्या है कि एक्स्ट्रा अनायन इसमें आ जाता है। एक्स्ट्रा अनायन जब इसमें आता है तो उसके लिए भी सेम होता है कि यहाँ पर +2 चार्ज आ जाता है। तो दीज आर द, इसमें क्या है कि पॉजिटिव होल्स का एक्सचेंज होना है, तो ये बन जाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की तरह बन रहे हैं। तो थर्ड है इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जब हम ये क्रिस्टल में ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव की जगह पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड करते हैं, जैसे कि NaCl में अगर हम स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव का आयन इसमें ऐड कर लेते हैं, तो 2 पॉजिटिव के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज होगी, एक Na पॉजिटिव यहाँ से जाएगा और दूसरा यहाँ से जाएगा, बट एक की जगह पर SR आएगा और दूसरे की वैकेंसी एम्प्टी रह जाएगी। इसके साथ इसमें वैकेंट स्पेसिस फॉर्म हो जाती हैं। तो ये थी सभी इम्परफेक्शन। तो इसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होती है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे बैंड मॉडल के साथ। तो जो मेटल्स होते हैं उनमें कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए होते हैं। जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें स्मॉल गैप होता है, इस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन जोन या फिर एनर्जी गैप। बट इंसुलेटर में ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है गैप। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर हम सेमीकंडक्टर्स को हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वे कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है विद टेम्परेचर, बट वे कंडक्टर्स की डिक्रीज़ होती है, बिकॉज जो इसमें पॉजिटिव कर्नल्स होते हैं वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा, तो इसलिए वे कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। इसके बाद वे कंडक्शन की 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले है इंस्ट्रिंसिक कंडक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई इम्प्योरिटी ऐड इसमें नहीं हुई है, नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं बॉन्ड्स में से, जो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस होती हैं वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वही पॉजिटिव होल्स इसमें वे कंडक्शन करवा देते हैं, उसको हम कहते हैं इंस्ट्रिंसिक कंडक्शन। अगर हम इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं उसे हम कहते हैं डोपिंग करना, इम्प्योरिटी को ऐड करना। इम्प्योरिटी 2 टाइप की ऐड कर सकते हैं, तो जनरली इनमें हम ग्रुप नंबर 14 जो कि सेमीकंडक्टर्स हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो अगर हम ग्रुप 14 के एलिमेंट में ग्रुप 15 के एलिमेंट को ऐड करते हैं जिसके पास के एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ग्रुप 14 और ग्रुप 15 से बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम ग्रुप नंबर 14 में ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट को ये ऐड कर देते हैं तो उनके पास एक इलेक्ट्रॉन इसमें वे कम होता है, तो वो इसमें फॉर्म कर लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ये थी 2 टाइप्स डोपिंग की वजह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्शन की। तो इसके बाद कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहला है डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स, जो मटेरियल वीकली रिपेल हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जैसे कि NaCl, वाटर, बेंजीन। एंड इसके बाद है हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो कि वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वो अपनी मैग्नेटिज्म को मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में लॉस कर देते हैं। इसकी एग्जांपल ये सभी हमारे पास आ जाती हैं, TiO3, VO2, CuO, Cu2 पॉजिटिव, ये सभी हो जाती हैं। तो जो इसमें TiO2 की भी एग्जांपल है, इसमें पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो होता है ड्यू टू नॉन स्टिशियोमेट्रिक, इनका रेशो नहीं सेम रहता इसलिए। तो लास्ट है इसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वो होते हैं जो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इनमें परमानेंट मैग्नेटिज्म शो होता है, जैसे कि कॉपर है, निकल है, गैलेडियम है, क्रोमियम ऑक्साइड है। तो इसके बाद हम इसमें कुछ डोमेन्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, ये इसका बस आखिरी टॉपिक है। तो डोमेन्स में क्या होता है कि जो सभी आयंस होते हैं वो एक ग्रुप कर अपनी मैग्नेटिक मोमेंट्स की डायरेक्शन को एक कर लेते हैं,
तो वो बन जाती हैं डोमेन्स। तो सभी आयंस ग्रुप कर कर एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो जो फेरोमैग्नेटिज्म शो होता है उसमें सभी डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड में एक डायरेक्शन में ही अलाइंड हो जाती हैं, सभी की सेम डायरेक्शन बनती है। जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म होता है उसमें दोनों ही एंटी पैरेलल और पैरेलल डायरेक्शन में सेम होती हैं, जितनी यह पैरेलल में है उतनी ही एंटी पैरेलल में होती हैं, तो रिजल्टेंट इसमें 0 मिल जाता है। इसकी आपको एग्जांपल याद रखनी है, मैग्नीज ऑक्साइड। फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि हमारे पास एक डायरेक्शन में ज़्यादा डोमेन्स होती हैं, दूसरी में उसके एंटी पैरेलल थोड़ी सी उससे कम होती हैं, तो रिजल्टेंट इसमें 0 नहीं होता। तो इसकी एग्जांपल है Fe3O4। तो ये सभी एग्जांपल्स आपको इसमें याद रखनी है। तो वह हाई टेम्परेचर पर क्या होता है कि ऑल दीज चेंजेस टू पैरामैग्नेटिक, ये सभी जो है वो सभी हाई टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिज्म में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि V2O3 150 K पर चेंज हो जाता है एंड Fe3O4 850 पर चेंज हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी स्पिन्स की रैंडमाइजेशन हो जाती है, सभी स्पिन्स की रैंडम डायरेक्शंस हो जाती हैं। तो ये था हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर। तो आप इसे अच्छे से वीडियो को देखें और आई होप कि इस रिवीजन के बाद आपको सॉलिड स्टेट अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। तो NCERT एक्सरसाइजेस को एक बार सोल्व कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।